हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड पॉलिटिकल साइंस सीरीज। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 लिबर्टी को समझा था और आज की वीडियो में हम हमारा पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि रहने वाला है इक्वालिटी को लेकर। इक्वालिटी मीन्स समानता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इक्वालिटी का मतलब है दुनिया के सभी लोग एक जैसे हो जाए, सबकी हाइट सेम हो, सबकी जो इंटेलिजेंस है वो सेम हो, सबकी इनकम भी सेम हो और सबके मार्क्स भी सेम आए? क्या इसी को इक्वालिटी कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये इक्वालिटी का एक गलत मीनिंग है। पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारी आती है उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का जो मतलब होता है वो होता है सबको एक जैसा ना बनाकर, बल्कि हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस टॉपिक में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी के बारे में, यानी कि जो इक्वालिटी है वो आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट एवरीवन इज द सेम इन एवरी रिस्पेक्ट। तो भाई आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अलग है। किसी की हाइट ज़्यादा है तो किसी की कम है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो किसी को मैथ्स में, कोई म्यूजिक में टैलेंटेड है तो कोई पेंटिंग में। यानी कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसने हर इंसान को अलग अलग एबिलिटीज और टैलेंट्स दिए हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि सब लोग हर चीज में इक्वल होंगे, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, अगर प्यूपिल होते हैं तो भाई हर लोगों की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है। तो भाई यहाँ पर एबिलिटीज के डिफरेंट होने के साथ साथ किसी के फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो किसी का वीक होता है, किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं तो किसी को कम मिलते हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान का जो इंटरेस्ट है और जो हार्डवर्क है वो भी अलग होता है। इसीलिए कभी भी सबके रिजल्ट सेम नहीं हो सकते। तो इक्वालिटी का जो मतलब है वो इक्वल रिजल्ट देना नहीं होता। इक्वालिटी का जो रियल मीनिंग है, यानी कि द रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, वो हमारा आता है हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी। यानी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी रिलीजन या कास्ट का हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। यही हमारे पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी का एक रियल मीनिंग भी माना जाता है। तो भाई आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। मान लो कोई दो स्टूडेंट हैं, तो भाई स्टूडेंट जो है दोनों, उनको स्टार्टिंग लाइन से रेस स्टार्ट करने दी जाती है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स है, पहले स्टूडेंट्स को तो स्टार्टिंग लाइन से दी जा रही है, दूसरा जो हमारा बी स्टूडेंट्स है इसको 50 मीटर पीछे से स्टार्ट किया जाना है। तो क्या ये कंपटीशन होगा? जी बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों स्टूडेंट्स को सेम अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके बाद जो ज़्यादा मेहनत करेगा और बेटर परफॉर्मेंस करेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो नेचुरली बेटर होगा। यानी कि इक्वालिटी का जो फोकस है वो फेयर अपॉर्चुनिटीज पर होता है, न कि सेम रिजल्ट पे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो इक्वालिटी है वो आखिर होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी के इंपोर्टेंस के बारे में, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो इक्वालिटी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वालिटी आखिर होती क्या है। अब अगर हम बात करें इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, तो भाई जो हमारी इक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर इंसान की ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है। चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब हो, बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अगर सोसाइटी सबके साथ इक्वल रिस्पेक्ट से बिहेव करेगी तो हर इंसान अपनी डिग्निटी के साथ जी सकता है। इसीलिए जो इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी है ये एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है इक्वालिटी रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हमारी इक्वालिटी है वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को बढ़ने से रोकती है। तो भाई अगर किसी भी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगता है। जो लोग हैं वे कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के या फिर इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर दूसरों के साथ अलग बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जो हमारी इक्वालिटी है वो कहती है कि भाई हर सिटीजन के साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। इसी वजह से जो इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करती है और सोसाइटी में हार्मोनी भी बनाए रखती है। तो भाई अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, तो जो डेमोक्रेसी है वो हमारी तभी सक्सेसफुल होती है जब सब सिटीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले।
तो अगर सिर्फ कुछ लोगों की ओपिनियन मैटर करेगी और बुक के जो लोगों की वॉइस है, बाकी जो लोगों की वॉइस है, उनको इग्नोर कर दिया जाए, तो जो डेमोक्रेसी है उसका रियल मीनिंग खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें हर सिटीजन को इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। तो यही जो इक्वालिटी है, यही इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा आता है इक्वालिटी क्रिएट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको सेम रिजल्ट मिले, लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखें तो भाई हर स्टूडेंट्स को एजुकेशन का इक्वल चांस मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करेगा वो नेचुरली बेटर परफॉर्म करेगा। यानी कि इक्वालिटी का जो पर्पस है वो है फेयर कंपटीशन क्रिएट करना, न कि सबको सेम रिजल्ट देना। तो इक्वालिटी हमारे जो है वो लॉज के सामने भी बनी रहती है, इक्वालिटी राइट्स भी है और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज भी है। तो इनकी सहायता से ही जो हमारी इक्वालिटी है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बनी रहती है। इसी के साथ साथ जो हमारी इक्वालिटी है वो हमारे सोशल जस्टिस को भी प्रमोट्स करती है। यानी कि इक्वालिटी इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल आइडिया बट इज ऑल्सो द बेसिक ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि भाई ये हमारे सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। तो जब सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो गरीब, पिछड़े और जो डिसएडवांटेज लोग हैं वे भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा फेयर भी बनती है और बैलेंस भी बनती है। तो इसी वजह से इक्वालिटी को सोशल जस्टिस की जो फाउंडेशन है वो भी माना जाता है। तो भाई एक अच्छा समाज, एक जो गुड सोसाइटी है वो वही होती है जहाँ पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में डिग्निटी के साथ जी सके, जिससे कि वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट भी कर सके। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि जो हमारी इक्वालिटी है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब हमें इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर इक्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हिस्ट्री में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कब और कैसे शुरू हुआ? तो भाई हर कोई सोचता है कि क्या इक्वालिटी का मतलब है कि सब लोगों को सेम रिजल्ट मिले? क्या हर स्टूडेंट के एग्जाम में सेम मार्क्स आने चाहिए? क्या हर इंसान की सैलरी भी सेम होनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब सेम रिजल्ट नहीं बल्कि सेम अपॉर्चुनिटी देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिंपल मीनिंग है हर इंसान को अपनी एबिलिटी और अपने हार्डवर्क के बेसिस पर आगे बढ़ने का इक्वल चांस मिलना। यानी कि किसी को सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले क्योंकि वो रिच फैमिली में पैदा हुआ है, और किसी को सिर्फ इसलिए पीछा ना रखा जाए क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि सबको अपनी मेहनत और टैलेंट दिखाने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है नो डिस्क्रिमिनेशन का। तो भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इक्वालिटी कहती है कि किसी भी पर्सन के साथ उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके सेक्स, उसके लैंग्वेज और उसके बर्थ के आधार पर, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर दो स्टूडेंट्स इक्वली टैलेंटेड है तो उन्हें सिर्फ कास्ट या रिलीजन की वजह से अलग ट्रीटमेंट देना इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सर्विस। तो भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ थ्योरी में इक्वालिटी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर सिटीजन को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और पब्लिक सर्विस तक भी इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। तो अगर किसी एरिया के बच्चों को अच्छे स्कूल्स ही ना मिले या किसी कम्युनिटी को जॉब के इक्वल चांस ही ना मिले तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अचीव नहीं हो सकती। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इक्वल स्टार्ट नॉट इक्वल रिजल्ट। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसका एम ये नहीं कि सबको सेम रिजल्ट मिले, इसका एम ये है कि सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। आप एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझिएगा। मान लीजिएगा कोई 100 मीटर की रेस है,
तो उसमें सभी प्लेयर्स को एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से रेस शुरू कराई जाती है, लेकिन विनर वही बनता है जो कि ज्यादा फास्ट दौड़ता है। यानी कि स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होता है वो मेहनत और जो एबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक से हमें क्लियर इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है सबको प्रोग्रेस करने का इक्वल चांस मिलना। तो किसी के साथ भी उसकी कास्ट, उसकी रिलीजन, उसकी लैंग्वेज या उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विस का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो एम है वो इक्वल रिजल्ट नहीं बल्कि इक्वल स्टार्ट देना है। तो अब हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समझ आ गई, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या सभी इनइक्वालिटीज गलत होती है? ये कुछ इनइक्वालिटीज नेचुरल भी होती है और कुछ सोसाइटी भी क्रिएट करती है। तो इसी को हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी को लेकर। तो भाई, अब तक हमने इक्वालिटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या दुनिया की हर इनइक्वालिटी गलत होती है? मान लो अगर दो लोग हैं, उनकी जो हाइट है वो अलग है, ये किसी की जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है और किसी की कम है, तो क्या ये भी इनजस्टिस है? तो नहीं, ये हमारा इनजस्टिस नहीं है। तो भाई, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हर इनइक्वालिटी सेम टाइप की नहीं होती। कुछ जो इनइक्वालिटीज है वे नेचर देती है और कुछ इनइक्वालिटीज सोसाइटी क्रिएट करती है। तो इसी डिफरेंस को हम इस टॉपिक में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो हम बात कर लेते हैं हमारे नेचुरल इनइक्वालिटी को लेकर। यानी कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो आखिर है क्या? व्हाट इज नेचुरल इनइक्वालिटी? तो भाई, नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है वो डिफरेंस जो कि इंसान को नेचर से मिलते हैं। यानी कि जो वो जन्म से ही लेकर आता है, बॉर्न से ही लेकर आता है, उसको ही हम कहते हैं हमारी नेचुरल इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? जैसे कि आप देखें, किसी की हाइट हो गई, किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम है, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई वीक होता है, किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है तो किसी को म्यूजिक में टैलेंट होता है। तो भाई, ये सब हमारे नेचुरल डिफरेंसेस हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट या सोसाइटी ने क्रिएट नहीं किए, बल्कि ये हमारे नेचर की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैन नेचुरल इनइक्वालिटी बी रिमूव? यानी कि क्या जो हमारी ये नेचुरल इनइक्वालिटी है इनको ख़त्म किया जा सकता है? तो स्टूडेंट, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नेचर के द्वारा दी गई होती है। हम सबको सेम हाइट, सेम इंटेलिजेंस या सेम टैलेंट नहीं दे सकते। इसीलिए डेमोक्रेसी का एम भी जो होता है वो नेचुरल डिफरेंसेस को ख़त्म करना ना होकर, बल्कि जो हमारे इंसान है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर सके। तो आई होप अब आप सभी के समझ आ गया होगा कि नेचुरल इनइक्वालिटी आखिर होती क्या है। बस आपको यही याद रखना है कि जो इंसान नेचर से जो इनइक्वालिटी लेकर आता है वो हमारी नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, और इन इनइक्वालिटी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं हमारे व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी। यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो क्या है? तो भाई, सोशल इनइक्वालिटी जो होती है वो हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। यानी कि सोशल इनइक्वालिटी इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ये कौन कौन सी इनइक्वालिटी होती है? जैसे कि आप देखिए, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ अलग बिहेव हो गया। तो ये सब हमारे सोशल इनइक्वालिटी के ही एग्जाम्पल है। यानी कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये हमारे नेचुरल ना होकर बल्कि सोसाइटी के रूल्स और सोच की वजह से भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई इज सोशल इनइक्वालिटी रॉन्ग? तो भाई, सोशल इनइक्वालिटी जो होती है वो अनजस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी इंसान को उसकी एबिलिटी के बेसिस पर नहीं बल्कि उसकी कास्ट, उसकी रिलीजन या बर्थ के बेसिस पर जज करती है। तो इससे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है, जिस वजह से डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो एम है इन इक्वालिटी को खत्म करना वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। तो आप सोशल इनइक्वालिटी को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखें, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है, आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल है वो कहती है, मेरे हर विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी थिंकिंग है जो कि हमारे सोशल इनइक्वालिटी से आती है,
क्या थिंकिंग है? थिंकिंग हमारी ये रही है पितृसत्तात्मक वाली, यानी कि हमेशा जो बॉय है उसको बेस्ट माना जाता है और जो गर्ल है उनको बॉय से नीचे का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारी एक सोशल इनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है इनइक्वालिटी को लेकर। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की है। तो इसी रीजन से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी प्रोवाइड करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि किसी भी सिटीजन के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बर्थ के बेस पर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसी से एक फेयर और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसका कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी का डिफरेंसेस समझ आ गया, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर जो इक्वालिटी है वो सोसाइटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है, और अगर इक्वालिटी ना हो तो सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को हम समझेंगे, व्हाई इज इक्वालिटी नेसेसरी, यानी कि जो हमारी इक्वालिटी है वो क्यों आवश्यक है। तो भाई अब तक हमने इक्वालिटी का मीनिंग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी को समझ लिया, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर जो इक्वालिटी है वो सोसाइटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। अगर किसी सोसाइटी में इक्वालिटी ही नहीं होगी तो उससे सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक में ढूंढते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है, इक्वालिटी प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो भाई हर इंसान, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबकी जो डिग्निटी होती है, जो गरिमा होती है, वो इक्वल होती है। तो इक्वालिटी हमें सिखाती है कि हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसी वजह से किसी के साथ उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है, इक्वालिटी प्रमोट्स जस्टिस, ब्रदरहुड एंड सोशल यूनिटी। तो भाई जो इक्वालिटी है वो हमारी सोसाइटी में जस्टिस, ब्रदरहुड और सोशल यूनिटी को बढ़ाती है। तो जब लोगों को लगता है कि सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो सोसाइटी में उनका ट्रस्ट बढ़ता है, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो इसी से एक पीसफुल और जो यूनाइटेड सोसाइटी है वो भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हेल्प एवरीवन ग्रो। यानी कि स्टूडेंट, जो इक्वालिटी है वो हर इंसान के अंदर के छुपे टैलेंट को उजागर करती है। तो भाई जो हमारा टैलेंट होता है किसी भी इंसान के अंदर, अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी एबिलिटी कभी भी प्रूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए इक्वालिटी का मतलब है हर सिटीजन को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और प्रोग्रेस के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो फुल्ली डेवलप खुद को कर सके। तो जब सबको इक्वल चांस मिलता है तब हर इंसान अपने टैलेंट और पोटेंशियल का बेस्ट यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनइक्वालिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो भाई आप सोचिए, अगर कुछ लोगों को सारे राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और बाकी लोग पीछे रह जाए तो क्या होगा। तो इनइक्वालिटी जो है वो एक्सप्लोनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है। यानी कि लोगों के बीच नफरत, टेंशन और अनफेयर ट्रीटमेंट बढ़ने लगता है। इसी वजह से जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो भाई इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। डेमोक्रेसी हमारी तभी सक्सेसफुल होती है जब हर सिटीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो भाई इसी वजह से इक्वालिटी को डेमोक्रेसी की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन में से भी एक माना जाता है। तो अब हमें समझ आ गया कि इक्वालिटी सोसाइटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 के अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाला है 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो भाई जो हमारा इक्वालिटी है इसके हमारे 3 डायमेंशंस हैं। पहला हमारा पॉलिटिकल, सेकंड हमारा सोशल और थर्ड हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो भाई अब तक तो हमने इक्वालिटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी समझ ली, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इक्वालिटी सिर्फ एक टाइप की होती है। तो इसका आंसर आपको अब तक मिल गया होगा, इसका आंसर है नहीं। तो जो हमारी बुक है इसमें इक्वालिटी के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। पहली पॉलिटिकल इक्वालिटी, सेकंड सोशल इक्वालिटी और थर्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी।
तो ये तीनों मिलकर ही एक फेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेकर, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो भाई सबसे पहला डायमेंशन है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है हर सिटीजन को पॉलिटिकल लाइफ में इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि हर सिटीजन की होनी चाहिए। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें हर सिटीजन को पॉलिटिकल प्रोसेस का इक्वल पार्ट भी माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एवरी अडल्ट सिटीजन को इक्वल राइट टू वोट प्राप्त है। तो भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, इक्वल राइट टू वोट। यानी कि जो डेमोक्रेसी है इसमें हर अडल्ट सिटीजन को, यानी कि जो 18 प्लस है उसको वोट देने का इक्वल राइट होता है। चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबका जो वोट होता है वो इक्वली वैल्यूबल होता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिएगा एक अमीर इंसान है, एक रिच पुअर है, एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है। तो इसने एक वोट दी और इसने एक वोट दी। तो ऐसा नहीं कि रिच है तो इसके वोट का जो मूल्य है वो 2 हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, या इसका कम है तो इसका आधा हो जाएगा या कम हो जाएगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों के वोट का जो मूल्य है वो एक ही रहेगा। यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। इसी तरीके से इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स है वे भी हमें दिए गए हैं। तो भाई जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है। हर सिटीजन को इलेक्शन लड़ने का भी राइट है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी राइट है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट या क्रिटिसाइज करने का भी राइट है। यानी कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो मौका है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि भाई जो इक्वालिटी है वो हमारे लॉ के सामने भी है। तो लॉ की नज़र में भी, यानी कि जो हमारा कानून है उसकी नज़र में भी सभी सिटीजन इक्वल होते हैं। किसी के साथ भी उसकी कास्ट, उसकी रिलीजन, उसकी वेल्थ, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही हमारी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की पहचान भी है। तो भाई इसका आप एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं। मान लीजिएगा एक नेता है और एक हमारा नॉर्मल पर्सन है, आम आदमी। तो भाई अगर दोनों एक ही अपराध करते हैं, इसने भी किसी का मर्डर किया और इसने भी किसी का मर्डर किया, तो इन दोनों के लिए जो कानून है, जो दंड है, जो पनिशमेंट है वो सेम होगी। ना कि ये सोचा जाएगा कि ये एक नेता है तो इसको कम पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ये एक आम आदमी है तो इसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, दोनों के लिए जो लॉ है वो बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें एक व्यक्ति का, एक पर्सन का एक ही वोट होता है। यानी कि हर वोट का जो मूल्य है वो समान होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई रिच आदमी हो या पुअर आदमी हो, सबकी जो वोट का वैल्यू है वो एक ही होता है। तो यही थी हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोशल इक्वालिटी को लेकर, मीन्स व्हाट इज सोशल इक्वालिटी। तो भाई अब दूसरा डायमेंशन है हमारा सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब है हर इंसान को सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल सोशल स्टेटस मिलना चाहिए। यानी कि किसी को भी उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज या बर्थ के बेसिस पर नीचा या ऊपर नहीं समझना चाहिए। तो भाई ये जो हमारी सोशल इक्वालिटी है ये हमारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करती है। तो भाई इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, कास्टिज्म था और डिस्क्रिमिनेशन था। तो भाई ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हर सिटीजन रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सके, इसीलिए उन्होंने ऐसे अनेक लॉ बनाए जिनके माध्यम से अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का एंड किया गया। अगर हम बात करें एम ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो भाई सोशल इक्वालिटी का फाइनल एम है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पर हर इंसान को रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल सके। जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है तब हमारी सोसाइटी में ब्रदरहुड, यूनिटी और सोशल जस्टिस भी स्ट्रांग होता है। इसी वजह से जो सोशल इक्वालिटी है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पिलर भी माना जाता है। तो यही थी स्टूडेंट्स हमारी सोशल इक्वालिटी।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो ये हमारा तीसरा डायमेंशन है। तो भाई सबसे पहले तो हम एक कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों की जो इनकम है और जो वेल्थ है वो एग्जैक्टली सेम हो, बल्कि इसका मतलब इतना है कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा अमीर ना हो कि उसके पास सब कुछ हो, और कोई भी इंसान इतना ज़्यादा गरीब ना हो कि उसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी ना हो। मीन्स जैसे कि उसके पास फूड ना हो, उसके पास क्लोथ्स ना हो, उसके पास जो उसकी बेसिक सुविधाएं है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, वही ना हो। तो इसी को ही हम कहते हैं हमारे इकोनॉमिक इक्वालिटी, जहाँ पर ज़्यादा अमीर अमीर ना हो और ज़्यादा गरीब गरीब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। तो भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है हर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और जो बेसिक नेसेसिटीज है इनको लाइफ तक एक्सेस मिलना चाहिए। तो भाई गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि पॉवर्टी को कम करे और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो भाई जब हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़ती है तो तब हमारा जो एक्सप्लोनेशन है वो कम होता है। अगर हर इंसान को अपनी एबिलिटीज डेवलप करने की फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो इसी से सोसाइटी का जो बैलेंस डेवलपमेंट है वो हो पाता है। यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये तीनों मिलकर ही रियल इक्वालिटी को पॉसिबल बनाती है। तो स्टूडेंट अब हमें इक्वालिटी के 3 डायमेंशन समझ में आ गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वो आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो भाई इस टॉपिक में हम समझेंगे इक्वालिटी और जस्टिस, इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है और ये दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो भाई अब तक हमने हमारी इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंसों को समझा, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ इक्वालिटी होने से सोसाइटी जस्टिस बन जाती है या जस्टिस के लिए और भी कुछ जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। तो इसी रिलेशनशिप को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इक्वालिटी इज नेसेसरी फॉर जस्टिस। यानी कि भाई अगर आपकी सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और पुअर पीपल को अपनी कंडीशन इंप्रूव करने का मौका ही ना मिले, तो ऐसी सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी नहीं कहा जाता। जस्टिस का जो मतलब है वो सिर्फ लॉज बनाना ही नहीं है, बल्कि हर इंसान को आगे बढ़ने के फेयर चांसेस देना है। इसीलिए जो हमारी इक्वालिटी है वो हमारी जस्टिस की भी फाउंडेशन है। तो भाई एक जस्ट सोसाइटी हमारी वही होती है जहाँ पर हर इंसान को हेल्थी, सेफ और रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए जरूरी फैसिलिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले और रिस्पेक्ट मिले। तो भाई हर सिटीजन को अपना टैलेंट डेवलप करने और अपने गोल को अचीव करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। यानी कि जस्टिस का मतलब है हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इक्वालिटी और जस्टिस है ये दोनों ही हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे के पूरक है। कैसे? क्योंकि जहां पर इक्वालिटी होगी वहां पर जस्टिस होगा और जहां पर जस्टिस होगा वहां पर इक्वालिटी होगी। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस का टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है मार्क्सिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर। तो भाई अब तक हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी का बेसिक मीनिंग समझ लिया, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो सबसे पहले हम जो हमारा मार्क्सिज्म था उसका व्यू समझेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे उनका मानना था कि जब तक सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी तब तक रियल इक्वालिटी और जस्टिस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें मार्क्स व्यू ऑन सोसाइटी, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो मेनली 2 क्लासेस में डिवाइडेड होती है। पहली जो हमारी क्लासेस आती है स्टूडेंट वो आती है जिनके पास फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज होते हैं, जिसे हम कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं। और दूसरी वे जो कि अपना लेबर का यूज करके पैसा कमाती है, जिसे हम वर्कर क्लास भी कहते हैं। तो जो हमारे मार्क्स थे उनका मानना था रिच क्लास अक्सर
पुअर वर्कर्स का एक्सप्लोनेशन करती है। इसी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बनी रहती है। यानी कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसकी वजह से ही हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। तो भाई मार्क्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेट ओनरशिप या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है फैक्ट्रीज, मशीन्स, लैंड और इंडस्ट्रीज। तो मार्क्स कहते हैं कि जब ये सब कुछ सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है तो वेल्थ भी उन्हीं के पास कलेक्ट होती रहती है, और पुअर लोग और भी पुअर होते जाते हैं और रिच लोग और भी रिच होते जाते हैं। यानी कि जो कलेक्टिव ओनरशिप है उसको वे सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मार्क्सिज्म के एम के बारे में, तो भाई उनका एम था क्लासलेस सोसाइटी बनाना। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर किसी भी तरह का क्लास ही ना हो, ना पुअर क्लास हो और ना ही किसी पर इकोनॉमिक एक्सप्लोशन हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करें और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी रियल इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉसिबल होगी। तो भाई मार्क्स हमारे यही कहते हैं कि सिर्फ लीगल इक्वालिटी देना इनफ नहीं है। अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ हो और किसी के पास बेसिक नीड्स भी ना हो तो ऐसी इक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करते हैं, तभी हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो यही था हमारा मार्क्सिज्म व्यू, जिसमें हमने समझा कि जो मेन रीजन है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अब हमें जो हमारा मार्क्सिज्म व्यू है उसको हमने समझ लिया, लेकिन सभी थिंकर्स मार्क्स से एग्री नहीं थे। कुछ जो थिंकर्स थे वे मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो फ्री मार्केट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ थिंकर्स मानते हैं कि भाई जो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई इसी को हम समझेंगे हमारे लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर। तो भाई जो हमारे लिबरलिज्म थे वे मानते थे कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसके वे सपोर्टर थे, उसके वे समर्थक थे। यानी कि वे चाहते थे कि हर इंसान को समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो भाई उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने टैलेंट का और अपने हार्डवर्क का यूज करके अपनी जो प्रोग्रेस है उसको पूरा कर सके। तो जो हमारे मॉडर्न लिबरल्स है वे कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर सकती है। तो भाई हमारी गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज दे के जो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज होती है, जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये सोशल सिक्योरिटी हो गई, तो इन सभी को हमारे पुअर जो लोग होते हैं उन तक पहुंचाकर हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एंड कर सकती है। तो जो हमारे लिबरलिज्म थे वे कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वे फेयर अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करते हैं। यानी कि वे ये नहीं कहते कि सभी की जो इनकम है वो सेम हो, बल्कि वे ये सपोर्ट करते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जो उनका हार्डवर्क है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनके बेस पर उनका जो रिजल्ट है वो आएगा। तो यही था हमारा लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। तो भाई अब तक हमने लिबरलिज्म का व्यू पढ़ा। लिबरल्स कहते हैं कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसके बाद सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसका आंसर लिबरल थिंकर्स कंपटीशन में देते हैं। लेकिन क्या हर कंपटीशन फेयर होता है? तो इसी बात को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्थी कंपटीशन। तो भाई जो लिबरलिज्म है उनके अकॉर्डिंग हेल्थी कंपटीशन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपटीशन की वजह से लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी प्रोसेस से जो सोसाइटी है वो भी प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन डेवलप्स ह्यूमन पोटेंशियल। यानी कि भाई जो कंपटीशन है उसके थ्रू ही हर इंसान अपनी एबिलिटीज का बेटर यूज करता है। जैसे कि आप देखिए, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करता है, तो ऐसे ही एक स्पोर्ट पर्सन प्रैक्टिस करता है और एक बिजनेसमैन नए आइडिया लाता है। यानी कि जो कंपटीशन है वो लोगों की पोटेंशियल जो थिंकिंग है
उसको डेवलप करती है, जिससे कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप होती है। तो इसी वजह से कंपटीशन इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन शुड बी फेयर। तो भाई एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि भाई कंपटीशन हमारा तभी फेयर माना जाएगा जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सोचिएगा, मान लीजिएगा दो स्टूडेंट्स रेस में भाग रहे हैं, तो भाई एक स्टूडेंट तो नॉर्मल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो उसके 100 मीटर आगे से यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। तो क्या ये फेयर कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर कुछ लोगों को बर्थ से ही ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाए और दूसरों के बेसिक अपॉर्चुनिटीज भी ना मिले, तो जो कंपटीशन है वो सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिफोर कंपटीशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे लिबरल थिंकर है वे यही कहते हैं कि कंपटीशन से पहले सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सबको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपने टैलेंट दिखाने का इक्वल चांस मिले। उसके बाद जो बंदा ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, उसकी जो सक्सेस है वो नेचुरली ज्यादा होगी। तो यही हमारे फेयर कंपटीशन का एक प्रिंसिपल भी है। तो अब हमें कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रैक्टिकली कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। मीन्स हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। तो भाई अब तक हमने इक्वालिटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिफरेंट थ्योरीज को समझ लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि आखिर इक्वालिटी को सोसाइटी में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी लिख देने से क्या रियल इक्वालिटी आ जाती है? जी नहीं। जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए सिर्फ लॉज बनाना काफी नहीं है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो हमारा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। तो भाई जो हमारी फॉर्मल इक्वालिटी है वो आखिर होती क्या है, उसको आप समझिएगा। तो भाई फॉर्मल इक्वालिटी का जो मतलब होता है वो होता है ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। यानी कि भाई लॉ की नजर में सब सिटीजन्स इक्वल हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज या फिर बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो सबको इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाई फॉर्मल इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। तो भाई जो हमारी इक्वालिटी है, ये जो फॉर्मल इक्वालिटी है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई फॉर्मल इक्वालिटी डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और लॉज ये अनइक्वल हो तो सोसाइटी में जो जस्टिस है वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऐसे जो राइट्स है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारी इक्वालिटी का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पॉइंट आता है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंटल ट्रीटमेंट। यानी कि भाई क्या सबके साथ एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट करना ही इक्वालिटी है? तो हर सिचुएशन में नहीं। कुछ लोग जो है वे हिस्टोरिकली और सोशली बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो भाई उन्हें भी वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज लोगों को मिल रहा है। तो वो कभी इक्वल लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई इसीलिए कभी कभी जो इक्वालिटी है उसको लाने के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको देना भी जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर डिफरेंटल ट्रीटमेंट का मीनिंग समझिएगा कि जो डिफरेंटल ट्रीटमेंट है वो आखिर होता क्या है। तो भाई डिफरेंटल ट्रीटमेंट का मतलब किसी को अनफेयर एडवांटेज देना नहीं है। इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो लोग पहले से डिसएडवांटेज है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर, एक्स्ट्रा जो अपॉर्चुनिटीज है उसको देकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि फाइनल जो गोल है वो सबको इक्वल बनाना ही है, बल्कि सबको फेयर चांस देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थ्रू सच स्पेशल मेजर्स एंड अटेम्प्ट टू मेड ब्रिंग ऑल पीपल ऑफ द सेम लेवल। यानी कि जब तक हमारे समाज में जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक सेम लेवल पर सब नहीं आएंगे, तब तक ये जो हमारे स्पेशल मेजर्स हैं ये हमें देने चाहिए। तो जैसे कि आप इसके एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग एनिमल है, बर्ड्स है। तो भाई इन सभी से यहाँ ये ह्यूमन कह रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरे चयन से सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आप सब उस पेड़ पर चढ़कर दिखाएं। तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज वाले यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो लोग समाज में पहले से पीछे रह गए तो उनके लिए भी सेम जो कंपटीशन है वो रखना हमारा पॉजिटिव नहीं होगा।
इसीलिए सभी को उनकी इक्वालिटी के बेसिस पर कंपटीशन रखना चाहिए। तो जो लोग समाज में पहले से आगे रहे हैं उनके लिए उनकी अपेक्षा जो हमारे समाज में पीछे रह चुके उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अफर्मेटिव एक्शन को लेकर, जिसे हम सकारात्मक कार्रवाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। तो भाई अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाती है जिनसे कि वो स्पेशल फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज बैकवर्ड और डिप्रीव्ड सेक्शन को प्रोवाइड करती है। क्यों? ताकि सोशली और जो इकोनॉमिकली है वो बैकवर्ड ग्रुप्स को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो ये जो पॉलिसीज है ये हमारी प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए भी बनाया जाता है। तो अगर आप बात करें एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, तो इंडिया में इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट जॉब्स है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनमें कुछ जो सीट्स होती है वे एससी, एसटी, ओबीसी और अदर जो डिप्रीव सेक्शंस है उनके लिए रिजर्व की जाती है। तो भाई इसका जो पर्पस होता है वो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज देना नहीं बल्कि जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है। अगर हम बात करें हमारे गोल के बारे में अफर्मेटिव एक्शन के, यानी कि एम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, तो इसका फाइनल एम है सब सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना और हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके सब्सटेनेटिव इक्वालिटी को जन्म देना। तो जिन लोगों को कई सालों तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बेटर चांसेस मिल सके। तो इसी प्रोसेस से जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इक्वल भी बन सकती है। तो भाई इस टॉपिक से हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, जिसका मतलब होता है सभी के लिए इक्वल लॉज। सेकंड है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मींस डिसएडवांटेज लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट। थर्ड आता है अफर्मेटिव एक्शन, मींस गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसीज जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करती है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में